नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। पॉलिटिकल पंचायत में आज बात बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव की करेंगे। राजनीतिक दलों की तरफ से नुमाइंदे उतार दिए गए, नामांकन भी भर दिया गया है और जीत का दावा तीनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से कर दिया गया है। सुनिए। ऑल इज वेल एंड वी आर गोइंग टू विन। कांग्रेस जीतेगी और हमारा भाई इंदुराज जीतेगा। है लोगों का कि हम बीजेपी को सबक सिखाएंगे और सबक सिखाने के लिए लोगों को लठ उठाने की जरूरत नहीं। उनके खिलाफ वोट डाल करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे करके उनको जमाना जब्त कराने का काम करेंगे। गांव के दो, एक मैं और एक बड़े भाई भूपेंद्र मलिक थे, इसलिए थोड़ा मतलब सटी थी अलग तरीके की होगी, इसलिए वो चीज़ें नहीं हो पाई जो मतलब जिस एक तरफा जो गांव को चलना चाहिए था वो, क्योंकि दो होने के बाद तो दिक्कतें आती हैं। और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने और हरियाणा के अध्यक्ष उपरा धनखड़ जी ने जो विश्वास हम पे जताया है और टिकट दी है, तो उस पर पूरा गाँव खड़ा उतरेगा और यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब ये तो अपना विकास कराना है। जी हाँ, राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं, जीत का दावा। अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब भी प्रत्याशी नामांकन भरता है उसके बाद जीत का दावा किया जाता है और इसी रवायत को आगे बढ़ाते हुए यहां कांग्रेस, बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल तीनों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। लेकिन इसका फैसला 3 तारीख को होना है कि मतदाताओं ने किसके पक्ष में वोट किया है और मतगणना 10 तारीख को होगी, जब परिणाम सामने आएगा और पता चलेगा कि किसके दावे की हवा निकल गई और किसके दावे को असरदार तरीके से हम देख पाए हैं। योगेश्वर दत्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, पिछली बार भी यही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थे। पॉलिटिकल पंचायत में हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे तारुफ कराते हैं, उसके बाद सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवीण अत्रे जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अमरदीप बराड़ साहब हैं कांग्रेस की तरफ से, स्वागत। और संदीप गोयल जी हमारे साथ हैं इनेलो की तरफ से, आपका भी स्वागत। मैंने तो सोचा था कि प्रवीण अत्रे जी आपसे शुरुआत करूंगा, लेकिन अभय चौटाला जी का जो बयान मैंने सुना तो बनता है उसके बाद संदीप गोयल जी के पास सबसे पहले चलना। संदीप जी, अभय चौटाला जी तो जो बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हम सबक सिखाएंगे, बीजेपी के कैंडिडेट को हम उनकी जमानत जब्त करवाएंगे। क्या कांग्रेस कहीं नजर नहीं आ रही क्या आपको, या कांग्रेस नजर आ रही है लेकिन फिर भी सिर्फ बीजेपी टारगेट है? सर, यहां तो डिफेंडिंग चैंपियन तो कांग्रेस है। देखिए साकेत जी, मुकाबला हमेशा सरकार के साथ होता है और सरकार के साथ ही वहाँ के जो जनता है उनका आक्रोश, रोष, भावनाएं जो सरकार के खिलाफ ही होती हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी तो खुद अपनी एक आपस की पार्टी की लड़ाई में अपने उस उम्मीदवार को भूल बैठी जिन्होंने लगभग 3 बार यहाँ से चुनाव जीता। उनको उनके जो उनकी राजनीतिक विरासत को जो संभाल रहे थे उसके ऊपर दावेदारी को लेकर इनका लठम गट्ठा रहा और एक ऐसे उम्मीदवार के ऊपर कहीं ना कहीं इनकी ऐसी रजामंदी बनी जो एक लड़ाई झगड़े के कारण कहीं ना कहीं इनको आगे टिकना पड़ा। तो वो मैं मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में सर, आपने तो उसी कैंडिडेट को उतारा जिसकी जमानत जब्त हो गई थी, संदीप गोयल जी, पिछली बार। आपके तो वही उम्मीदवार है जिसकी जमानत जब्त हो गई थी। आपने तो कुछ भी बदलाव नहीं किया और ऐसा इन 6 महीनों के दौरान ऐसा आपने कुछ किया भी नहीं कि जिससे जनता का अपार प्यार आपको मिल जाए। साकेत जी, अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अगर कुछ नहीं किया तो वास्तव में हरियाणा के अंदर किसानों की लड़ाई को लड़ने के लिए किसी ने सकारात्मक कदम नहीं उठाए। अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किसानों की आवाज उठाई है तो उसी बदौलत ही संदीप गोयल जी, मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कांग्रेस और इनेलो दोनों के लिए कि डर के मारे इन लोगों ने आखिरी मोमेंट में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। संदीप गोयल जी, संदीप जी, देशों के खिलाफ 3 कानून भाजपा ने संदीप जी, विरोध 3 कानून लाए। संदीप जी, इंडियन नेशनल लोकदल ही पहली पार्टी थी। संदीप जी, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि डर की वजह से कांग्रेस और इनेलो ने आखिरी मोमेंट में अपने प्रत्याशी तय किए। ये भारतीय जनता पार्टी का डर है, उनको तो कैंडिडेट तक नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी तो साकेत जी अपने उस उम्मीदवार पे दाव खेलना ही था तो क्यों रुके हुए थे? ये किनको किसने रोका था? अगर योगेश्वर दत्त जी को इन्होंने अपना कैंडिडेट बनाना था तो बहुत पहले घोषित कर देते। ये तो खुद दाव कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे थे। ये तो सोनीपत धरती के पहलवानों ने एक धमकी दे दी। चलिए, आपकी आवाज
में कोई प्रॉब्लम आई है संदीप जी? मैं दोबारा लौटता हूँ आपके पास। पहलवानों की आवाज, पहलवानों की आवाज के तले नेतृत्व को दबना पड़ा, मजबूर होना पड़ा, नहीं तो इन्होंने तो इसी का जवाब ले लेते हैं प्रवीण अत्रे जी से। रखा था। प्रवीण अत्रे जी से जवाब ले लेते हैं। दबाव किस बात का प्रवीण अत्रे जी, जो सवाल उठा रहे संदीप गोयल जी? प्रवीण जी। साकेत, मुझे संदीप जी की आवाज नहीं आई थी, आप तो उनका सवाल दोहरा देंगे, उन्होंने क्या कहा? वो ये कह रहे हैं कि अगर योगेश्वर दत्त आपका फाइनल था तो बहुत पहले नाम डिक्लेयर कर देना चाहिए था। वो तो सोनीपत के पहलवानों का दबाव था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूरन योगेश्वर दत्त पर दांव खेलना पड़ा। देखिए, ऐसा है, संदीप जी का ये तर्क थोड़ा बचकाना तर्क है। ये बेहतर जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक प्रणाली से चलने वाली पार्टी है। जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना प्रार्थना पत्र देते हैं और उसके ऊपर प्रदेश से चुनाव समिति मंत्रणा करती है, उसके ऊपर एक पैनल तैयार होता है, पैनल केंद्रीय समिति को भेजा जाता है, निर्णय केंद्रीय समिति करती है और ये एक तय प्रक्रिया है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी चलती है। तो इस तरह के बचकाने तर्क करने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता थी। लेकिन यहाँ से देखिए साकेत, बड़ौदा का चुनाव मुझे लगता है, विपक्षी दलों के संदर्भ में बात करूं तो चुनाव शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, एक तरह से ऐसे संकेत मिल रहे हैं, विशेष तौर पे कांग्रेस की तरफ से। अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, जींद के उपचुनाव के बाद रणदीप सुरजेवाला ने जो मीडिया को बयान दिया था, साकेत आपको याद होगा कि जिन लोगों ने पार्टी के साथ धोखा किया है चुनाव में, उनको पार्टी सबक सिखाएगी, ये उन्होंने उस वक्त कहा था। और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने मीडिया में जो प्रतिक्रिया दी है और डॉक्टर कपूर नरवाल ने जो प्रतिक्रिया दी है, उनकी डॉक्टर कपूर नरवाल की प्रतिक्रिया ये थी कि मैं कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का शिकार हो गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की प्रतिक्रिया ये थी कि मेरा जो उम्मीदवार था उसका नाम फाइनल नहीं हुआ, परंतु ये भी मेरा ही कैंडिडेट है। इन तीनों को अगर आप आपस में जोड़ेंगे, तीनों प्रतिक्रियाओं को, तो स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी, विशेष तौर पे इसका जवाब अमरदीप बराड़ जी से कर लेता हूँ, सकेत पूरा कर लूं जरा। बराड़ साहब से मिल लूंगा, लेकिन आप ही से एक बात मैं ये जान लेना चाहता हूं, क्योंकि अभी भी कपूर नरवाल को तो भारतीय जनता पार्टी का ही बागी कहा जा रहा है। देखिए, ऐसा है साकेत, अभी कुछ भी कहा जाए उससे मतलब वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति खुद क्या कह रहा है उसके संदर्भ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब क्या कह रहे हैं, हमें मुझे लगता है उसके ऊपर ज्यादा गौर करने की जरूरत है। डॉक्टर कपूर नरवाल खुद को विक्टिम बता रहे हैं कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की है तो फिर कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी के विक्टिम कैसे हो गए वो? आप समझिए इन बातों को। कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूं कि जो राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा के दौरान जो घटा था, जिसमें जितेंद्र हुड्डा को स्टीयरिंग ना पकड़ा के सुरजेवाला को स्टीयरिंग पकड़ाया था, मैंने याद होगा आपको, आपकी चर्चा में ही कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्थिति कांग्रेस में वो वाली हो गई, तू कौन मैं खाम का। आज वो साबित भी हो गया, कहीं ना कहीं कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी ने साबित किया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को मीडिया के सामने आके प्रतिक्रिया देनी पड़ी उसके ऊपर। तो उससे साबित होता है कि कांग्रेस चुनाव शुरू होने से पहले ही हार चुकी है। इसलिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और बहुत बड़े अंतर से जीत रही है, ये बात आप मान के चले। इसके लिए 10 तारीख का इंतजार कर लीजिए आप भी, और हम भी कर रहे थे 10 तारीख का इंतजार। बराड़ साहब बहुत गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि इस तरह की खबरें तो लगातार आ रही थी कि पार्टी के अंदर गुटबाजी चरम पर है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी को कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, कुमारी सैलजा और सुरजेवाला उस कैंडिडेट पर सहमत नहीं है, किरण चौधरी भी सहमत नहीं है, तो फिर उनकी तरफ से 2 नाम दिया गया कि इन दोनों को भी नहीं उतारा जाएगा फिर, और फाइनली ये हुआ कि आप इस कैंडिडेट के साथ मैदान में उतरे हैं। साकेत जी, पहले तो मैं अत्रे की बात सुन नहीं पाया वॉल्यूम प्रॉब्लम की वजह से। जो आपने सवाल पूछा मैं उसका जवाब देता हूँ। जो ये झूठे जो दावे कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, आज आप जो नामांकन भरा गया है उसकी मैं फोटो आपको दिखा देता हूँ। उसमें हमारे सभी लीडर्स थे और ये कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं, ये किसी एक व्यक्ति के कैंडिडेट नहीं है। और बीजेपी सरकार अपने जो इनके अपने एमएलए भाग रहे हैं, जो चेयरमैनी तक नहीं ले रहे, ये लोगों को लालच दे रहे थे, लेकिन कहीं में अभी जमीर जिंदा है जो कि उन चीजों को छोड़कर किसानों के साथ खड़े हैं। ये अपनी पार्टी में जो गुटबाजी है, ये अपनी पार्टी को खुद संभाल नहीं सकते, ये हमारी पार्टी के बारे में क्या बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक है, कुमारी सैलजा जी हमारी अध्यक्षा हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे विपक्षी दल के नेता हैं, हमारी सारी कांग्रेस पार्टी एक परिवार है। और बड़ौदा में
ये चुनाव हम भारी मतों से जीतेंगे। बीजेपी सरकार, बीजेपी के प्रवक्ता मुझे ये बता दें ये किस मुद्दों पर चुनाव जीतेंगे? इन्होंने बड़ौदा में किया क्या है? इन्होंने हरियाणा में किया क्या है? इन्होंने सिर्फ लोगों को लड़वाने का काम किया है, किसानों को परेशान करने का काम किया है, व्यापारी को तंग करने का काम किया है, मजदूर को परेशान काम करने का काम किया है। बराड़ साहब, मैं जवाब दूं साकेत जरा? हाँ प्रवीण अत्री जी बोलिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले तो बराड़ छोटा भाई है, अभी नया नया प्रवक्ता बना है, और मैं थोड़ा चाहूंगा कि भैया तरक्की करें, लेकिन थोड़ा ज्ञान को दुरुस्त करें। बीजेपी के किसी विधायक ने चेयरमैनशिप लेने से इनकार नहीं किया, आप थोड़ा इसको दुरुस्त कीजिए। दूसरा, यहाँ पे भी बराड़ साहब क्या कहते हैं, साहब ये कहते हैं, अरे भाई बीच में मत बोल छोटे भाई, बीच में मत बोल। अरे भाई मेरे साथ ऐसे चर्चा नहीं चलेगी, बीच में मत बोल, अपने टाइम पे बोलना, जो बोलना है खुल के बोलना। देखिए अब मित्र क्या कहते हैं, मित्र कहते हैं कि कुमारी शैलजा हमारी नेता है, बिल्कुल ठीक बात है मित्र। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष है, ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके नेता हैं ये आपने नहीं बोला, यही मैं कह रहा हूँ। शैलजा भी आपकी नेता है, ये सही बात है, आप मानते भी हैं, और आपके पास अवसर है। आपने हुड्डा साहब की आदि निकाल दिया, अभी आप निकाल दो। अरे बीच में मत बोल भाई, छोटे भाई अपने टाइम पे बोलना, छोटे भाई अपने टाइम पे बोलना। ये चर्चा मेरे साथ नहीं चलेगी, ये ऐसे नहीं चलेगी। नहीं आप अपनी बारी में ठीक कर लेना उसको। अरे जब तुम्हें टाइम मिलेगा छोटे भाई तब ठीक कर लेना, बीच में डिस्टर्ब मत करो, जब तुम्हें टाइम मिलेगा मुझे ठीक कर लेना कुछ। अब यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरह के हालात, देखिए कांग्रेस की सिर्फ टोवल गुटबाजी ये तो हम लगातार देख रहे हैं। अब स्थिति यहाँ पे क्या है, ये कहते हैं कि साहब आपने बड़ौदा में किया क्या है। मैं इनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या वजह थी आपके उम्मीदवार पे 3 बार बड़ौदा की जनता ने भरोसा किया, उसके बावजूद बड़ौदा की जनता को स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा था। क्या वजह थी कि बड़ौदा के बच्चों को +2 पास करने के बाद गुहाना जाना पड़ता था, जबकि 3 बार आपके नुमाइंदे पे विश्वास किया। क्या वजह थी कि बड़ौदा एक ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे किसान बहुत आयात के अंदर है, उनको बिजली नहीं मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वाटर वर्क्स लगाए आके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिजली की लाइनें बिछाई, 1014 ट्रांसफार्मर लगाए, 279 किलोमीटर की लाइनें बिछाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई वहाँ पे 2 कॉलेज, 1 यूनिवर्सिटी प्रस्तावित किए, और आज भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार IMT प्रस्तावित कर चुकी है मित्र बड़ौदा के अंदर, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। श्री कृष्ण हुड्डा जो स्वर्गवासी हो गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो खुद ये बात कहते रहे कि पीने के पानी के लिए मैं लड़ाई लड़ पा रहा हूँ हुड्डा साहब की सरकार के दौरान। एक सेकंड रुक रहा हूँ, एक बार संदीप गोयल जी के पास चलते हैं, उसके बाद बराड़ साहब आपके पास आऊंगा। गोयल साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अत्रे साहब ने लंबी चौड़ी एक पूरी की पूरी गाथा यहाँ पर रख दी है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया है बड़ौदा के लिए, और कांग्रेस क्या कुछ नहीं कर पाई, लेकिन सबसे ज्यादा राज तो बड़ौदा में आपने किया है। लगता है साकेत जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्ता की मलाई खा के थोड़े ज्यादा फिसलते दिखाई दे रहे हैं, उनको जमीनी हकीकत का नहीं पता। 4 दिन की चांदनी अभी इनको नसीब हुई है, शायद इसलिए ज्यादा जोर जोर से दावा ठोक रहे हैं। इनको शायद मुंगेरी लाल की हसीन सपने देखने का हक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी है, ये देख सकते हैं, अपने आप में खुश रह सकते हैं। इनको एक चीज बड़ी नोट करने की बात है, जो 70 पार करने का दावा करते थे 70 पार होंगे, उनका तो 40 पार पर रह गए थे। जो बात करते थे बड़ौदा जीतने की, पिछली बार यही उम्मीदवार था, वो भी हार चुका था। अब परिस्थितियां तो किसान इनके खिलाफ लठ उठाकर खड़ा है, किसान इनका इंतजार कर रहे हैं, इनके मंत्रियों के पीछे पड़ा हुआ, काले झंडे इनको हर जलसे में दिखाए जा रहे हैं, हर हल्के में इनकी ट्रैक्टर यात्रा का विरोध किया जा रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ जिस प्रकार से जनमत हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना हुआ है, इस लोकतंत्र के अंदर एक बड़ा ही साफ और संदेश है। अब की बार है ना, लोग इनको सबक का जवाब दे दीजिए एक बार। दूसरी बात कांग्रेस की जो मेरे से जवाब दीजिए पहले, भाई का एक जवाब दे दीजिए अगर आप कहें तो। आप चुप रहिए एक बार, मैं आप मेरी बात को पूरा सुनिए फिर काउंटर करिए, आपको बहुत टाइम खा चुके हैं। अरे मैं इधर से पूछ रहा हूँ भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? आपको जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने काम किए थे, आहुलाना में शुगर मिल लगाया, गोहाना के अंदर हमने अनाज मंडी बनाई, सब्जी मंडी बनाई, हमने प्राइवेट कॉलेज बनाए, स्कूल अपग्रेड करे, बिजली करके स्टेशन हमने बनाए, वहां के जो लोकल जो मुद्दे थे, सड़कों का संपर्क, सड़कों का निर्माण हमने किया। गांव की गलियां जो हरियाणा के इतिहास में कभी पक्की नहीं हुई, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के शासनकाल में पक्की की गई। सरकार आपके द्वार पे 6 बार ताकि जवाब दे दीजिए जरा इनका, अगर आप कहें तो। एक सेकंड प्रवीण जी,
प्रॉब्लम को ठीक है सर, साकेत दो लाइनों में खत्म कर दूंगा, अत्रे जी की बात का जवाब 2 लाइनों में खत्म कर दूंगा। ठीक। बैठ जाते हैं जब इस देश में देखिए साकेत, ठीक है संदीप जी, एक सेकंड होल्ड कीजिए। संदीप जी एक सेकंड होल्ड कीजिए। बराड़ साहब आ रहा हूँ, एक बार जरा अत्रे जी का काउंटर ले लेता हूँ, फिर आ रहा हूँ तुरंत आपके पास आ रहा हूँ। संदीप जी एक सेकंड, संदीप जी एक सेकंड, अरे अभी अरे रुक जाओ मित्र, अब रुक जाओ संदीप जी, एक जवाब सुन लो। देखते जाइएगा आप इनका इलाज वहाँ की अरे ठीक है, रुक ठीक है, जाओ, ठीक है, इनको रोक दो ठीक, जरा, अब ठीक, रुक जाओ। देखिए इन ठीक। मित्रों से जब आपने काम पूछा तो आईएनएलडी के मित्र ने क्या कहना शुरू किया। बड़ौदा के विषय में आप सवाल कर रहे हैं। आईएनएलडी के मित्र कहते हैं साहब हमने शुगर मिल बनाई उलाना में, जो कि गुहाना क्षेत्र का गांव है, बड़ौदा से उस गांव का कोई लेना देना नहीं, नंबर 1। दूसरा कहते हैं साहब हमने गली और सड़कें बना दी। अरे बीच में मत बोलो मित्र, अब सच्चाई सुन लो थोड़ा सा मित्र, थोड़ा सच्चाई सुन लो। ये कहते हैं जी हमने गली और सड़कें बनाई वहां पे, और सच्चाई ये है साकेत, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे 2000 में, अटल जी ने योजना शुरू की, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और जिस योजना के तहत पूरे देश के अंदर ग्रामीण सड़कें और गलियां बनी, इनको उसका कोई श्रेय नहीं जाता, लेकिन मित्र उसका श्रेय खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानी होती है इस बात की। आप केवल गिनवा के मुझे ये बता दीजिए कि फला गांव में आपने ये विशेष काम किया, ये बता दीजिए बस आप, इसका इनके पास कोई जवाब ठीक नहीं है। है। अब आप दोनों को रोक रहा हूँ, एक बार बराड़ साहब के पास जाता हूँ, एक बार अमरदीप बराड़ के पास जाता हूँ। में शुगर मिल लगी, एक उसको सेकंड, एक गिनवा सेकंड, देते हैं। अत्रे साहब एक सेकंड, गोयल जी एक सेकंड, गोयल जी एक सेकंड, अत्रे जी एक सेकंड, अमरदीप बराड़ साहब बोलिए, बराड़ साहब बोलिए। साकेत जी, अत्रे जी ने कहा है हमने ये किया, हमने वो किया। अगर इन्होंने ये काम किए होते तो जो इन्होंने पहलवान भाई को, हमारे भाई को पिछली बार मैदान में खड़ा किया था, तो वो बड़ौदा से जीत के निकलते। कांग्रेस ने सबसे बड़ा महाविद्यालय कांग्रेस ने बड़ौदा में बनवाया था, कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज अत्रे जी बीच में ना बोलिए, पूरी बात सुनिए मेरी, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए मेरी। हाँ नाम बता दो महाविद्यालय का। आजादी के बाद सबसे पहले रेलगाड़ी कांग्रेस लेके आई थी बड़ौदा में। दो नेशनल हाईवे कांग्रेस ने बनवाए थे। और आप नेता की बात कर रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी हमारे नेता है, कुमारी शैलजा जी भी हमारे नेता है, लेकिन आपके डेली खट्टर साहब को नेता क्यों नहीं मानते अपना? आप इस बात का भी जवाब दीजिए मुझे। बराड़ साहब भाई को यही नहीं पता, नेशनल हाईवे बनाने का काम राज्य सरकार का नहीं होता है। आपकी सरकार, आप तो कुछ भी कह देंगे, आप तो कह देंगे सारा कुछ आपकी सरकार ने बनाया है। मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है, ये चीजें डॉक्यूमेंटेड है, किसने कब बनाई है। छोटे भाई से रिसर्च कर लो, अपने नेताओं से पूछ लो, वो बता देंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी कब बना था, ये अपने नेताओं से पूछ लो, बता देंगे आपको। अब दूसरी बात यहाँ पे साकिब क्या है, लगातार किसानों के हितैषी होने का दावा करने वाले मित्रों का बारे में थोड़ी एक चीज और बता देता हूँ। आईएनएलडी की जब सरकार थी, हरियाणा प्रदेश के किसान को 3000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा मिलता था आपदा के वक्त। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब की सरकार आई तो मुआवजा हो गया 6000 रुपए प्रति एकड़। 10 साल सरकार रही। हुड्डा साहब ने गुहाना रैली में झूठ बोला कि हम मुआवजा 10,000 कर देंगे, किया नहीं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मनोहर सरकार आई, तो मुआवजा कर दिया 12,000 रुपए प्रति एकड़। इस सरकार ने 5700 करोड़ रुपया किसानों को मुआवजे के रूप में बांटा है। 2700 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2900 करोड़ के लगभग आपदा जो मुआवजा दिया है किसानों को जिनका बीमा नहीं था। आपके 20,000 करोड़, आपके 2900 करोड़। बराड़ साहब एक सेकंड, मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी आपसे ये है, योगेश्वर दत्त के चेहरे के साथ बीजेपी लड़ रही है या बीजेपी के साथ साथ योगेश्वर दत्त चल रहे हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा, एक कैंडिडेट के तौर पर योगेश्वर दत्त हैं या उनका कुछ अस्तित्व भी है? देखिए ऐसा है, योगेश्वर दत्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पिछला विधानसभा चुनाव यहीं से योगेश्वर दत्त लड़ चुके हैं। लगभग 4,500 वोट से वो चुनाव हार गए थे। इम्पोर्टेंट ये है कि जो पार्टी का कार्यकर्ता है, स्वाभाविक है वो पार्टी के साथ चलता है। हाँ, योगेश्वर दत्त की एक अपनी आइडेंटिटी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनकी एक अपनी पहचान है। ये उस पहचान से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि कांग्रेस जब लगातार 3 बार बड़ौदा की जनता ने कांग्रेस पे विश्वास किया, क्या वजह हुई कि कांग्रेस का ग्राफ हर बार पहले से कम हुआ?
जनता का विश्वास पहले से घटता गया और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ता गया। आप इस बात को समझिए, इसका कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी की जब सत्ता आई, इस बार से भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया, काम किए, वो कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा। अब किसानों के हितैषी होने वाले लोग लगातार किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, किसानों को झूठ बोल रहे थे। अमरदीप बराड़ साहब, छोटे भाई को ये समझाओ कि अमरदीप बराड़ जी, एक बात बताइए, योगेश्वर दत्त पहली बार राजनीति में आते हैं और पहली बार जब वो चुनाव में उतरते हैं तभी वो टक्कर दे देते हैं, दूसरे नंबर पर आ जाते हैं और जो वोटों का अंतर है वो 4,500 के करीब का रहता है। तो आपको नहीं लगता कि इस बार, वो तो पहला अनुभव था उनका, दूसरी बार जब वो मैदान में आ रहे हैं तो और ज्यादा दमखम के साथ आएंगे और ये 4,500 के आंकड़े को आसानी से वो पार कर जाएंगे? पिछली बार तो जी 4,500 से हार हुई थी, लेकिन इस बार 40,000 से होगी। नहीं, इस दावे के पीछे की वजह क्या है अमरदीप बराड़ जी? दावे के पीछे की हकीकत, दावे के पीछे की वजह क्या है? वजह यह है कि शैलजा जी ने समझा के भेज रखा है। के पीछे की वजह है हरियाणा का किसान, हरियाणा का व्यापारी, हरियाणा का किसान इतना संतुष्ट है बराड़ साहब, आपने ट्रैक्टर रैली में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो किसानों ने अच्छा, एक सवाल अमरदीप बराड़ जी और संदीप गोयल जी आपसे। बराड़ साहब एक सेकंड, बराड़ साहब एक सेकंड, अमरदीप जी एक सवाल आपसे भी है और संदीप गोयल जी से, क्योंकि आप दोनों ने किसानों का मुद्दा उठाया, आप दोनों ने किसानों का मुद्दा उठाया, अमरदीप जी और संदीप जी। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, अगर हाइपोथेटिकल सवाल है मेरा ये, अगर योगेश्वर दत्त को बड़ौदा का प्यार मिल जाता है, बड़ौदा से वो जीत जाते हैं, क्या आप दोनों ये मान लेंगे कि ये जो 3 कृषि कानून आए हैं इसके साथ किसान हैं? मान लेंगे आप दोनों? अरे कैसे जीत जाएंगे जी आप? तो बीजेपी कोई भी कह देगा मैंने तो अपने सवाल में ही कहा अमरदीप बराड़ साहब, मैंने तो सवाल में ही कहा कि ये हाइपोथेटिकल सवाल है, हाइपोथेटिकल सवाल है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अगर जिता दिया जनता ने, मतदाताओं ने, तो क्या आप मान लेंगे कृषि कानून के साथ है किसान? कर दिया है बीजेपी सरकार ने, जनता उसको कैसे? संदीप गोयल जी, आपका बड़ा वाजिब सवाल है। संदीप गोयल जी, जनता के बीच जाके, संदीप गोयल जी, जनता इनको गांवों में नहीं घुसने दे रही बीजेपी प्लस जेजेपी। ठीक है संदीप गोयल, छोटे भाई चिंताने से कुछ नहीं होता, सच्चाई को समझो। आपको शुरू होने से पहले बाहर हो चुके हो चुनाव से, आप क्यों परेशान हो रहे थे भाई? हार जाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या इस्तीफा दे देंगे कि कृषि कानूनों के खिलाफ वहां की जनता ने मोहर लगा दी? क्या मनोहर लाल खट्टर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? दूसरी बात आई किसान हितैषी बनने की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की, इनको मैं बता दूं 2016-17 में देश में कृषि का बजट 14% था, 2019-20 में ये 10.31% रह गया। 4% के करीब इन लोगों ने कृषि के बजट में कटौती कर दी। किसान के हितैषी होने का ढिंढोरा पीटते हुए इनको शर्म नहीं आती। दूसरी बात एमएसपी को लेकर 2016 में 6.75% एमएसपी की बढ़ोतरी की थी, 2017 में 6.71 की करी थी। करते करते इस साल इन्होंने एमएसपी गेहूं में 2.5 की बढ़ोतरी करी। इन्होंने तो किसान की जेब को काटने का काम किया है। किसान की जेब काट, अत्रे साहब का जवाब लेते हैं, राजनीति की वोट की खेती करने प्रवीण अत्रे जी का जवाब लेते हैं। ठीक है संदीप जी, प्रवीण अत्रे जी का जवाब। देखिए ऐसा है साकेत भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है और ये देश के अंदर पहली बार हुआ है। दूसरी बात यह है हरियाणा प्रदेश के अंदर, क्योंकि हम बड़ौदा उपचुनाव पे, अरे भाई इसको नीचे करो, ये आपके ऑफिस में टाइप हुआ कागज है मुझे पता है, ये आपके ऑफिस में टाइप हुआ कागज है मुझे पता है, आंकड़े चेक करो, गूगल सर्च करो, आपको पता लग जाएगा। दूसरी बात यह है साकेत, हरियाणा के संदर्भ में अगर मैं बात करता हूँ, आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ, 11-21 जो है धान की एक किस्म होती है जो बड़ौदा क्षेत्र में बहुत बड़ी तादाद में लगाई जाती है। सरकार ने ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया पॉलिटिकल पंचायत में शरीक होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है इन तमाम दावों की हकीकत को टटोलने के लिए। 3 तारीख और 10 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हरियाणा की राजनीति के लिए। आज की पेशकश में बस अभी के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।